Hello dear students, so it is a beginning of a very new era. We are ready to start the crash course for NEET 2020. Beginnings बहुत important होती हैं. Beginnings को समझना होता है क्योंकि आपका beginning decide करता है that आपका end कैसा होना है. So be very professional. But कुछ मुद्दे की चीज़ें हैं जिन पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं सब्जेक्ट पे आ जाऊँगा. जैसे ही हम नीट स्टूडेंट से बात करते हैं ना, पता नहीं यार क्या माहौल बना हुआ है, वो सबसे पहले एक चीज़ के लिए पूछता है, दैट इज़ कट ऑफ मार्क्स. और कट ऑफ मार्क्स का आते ही जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट कहता है सर 550 प्लस, कोई कहता है 570 प्लस. अब आउट ऑफ 720 570 प्लस जैसे ही उसे सुनाई देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बेचारे ये सोचने लग जाते हैं, यार मेरे तो मार्क्स जितने भी मैं टेस्ट दे रहा था ना, उनमें कभी 300 आते थे, किनमें 250 आते थे, कभी कभी तो 120 भी आए, मेरा कुछ नहीं हो सकता. तो यार ये गलत फहमी है. पहले तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर आइए. ये हर साल वेरी कर जाता है, हर साल बदलता है, बहुत डायनेमिक है. ये बहुत डायनेमिक है. रीज़न बिहाइंड इट, पेपर कैसा आना है, क्या लेवल होना है, कितने स्टूडेंट्स देने. सपोज मैं आपसे पिछले कुछ सालों की बात कर लूं तो वहां जो एग्जाम देते थे वहां 9-10 लाख लोग एग्जाम देते थे. आज कितने लोग एग्जाम देंगे? 16 लाख. तो यार 9 लाख लोगों को आप 16 लाख लोगों से कंपेयर कैसे कर सकते हैं यार? समझ रहे ना आप? तो ट्राई टू बी लॉजिकल. बहुत मैथमेटिक्स की तरह बात करें, बहुत लॉजिकल बात करें. मैं एक मुद्दे की बात बता रहा हूँ. जिस दिन बायो वाले स्टूडेंट्स है ना मैथमेटिक्स वालों की तरह सोचना शुरू कर देते ना, उस दिन उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो डॉक्टर बन जाते हैं. आपको आ गई मेरी बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट के हम क्या करने जा रहे हैं. सो दिस इज चैप्टर 1 एंड इट इज नोन टू बी एज यूनिट्स एंड डायमेंशन. अब बच्चा कहता है ये क्या चैप्टर है सर? ठीक है ना, अब क्या करना है? ये तो यूनिट्स एंड डायमेंशन है. फोर्स न्यूटन में मेज़र होता है, हमारे पास वर्क जो है वो जूल में मेज़र होता है. बट मैं चलिए आपको पहले एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देता हूँ. देयर इज अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनटी अभ्यास ऐप. ये पहला क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी मेजर सेम इफ मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स. अब यार ये वर्ड जब मैं यूज करता हूँ ना, इनर्शियल फ्रेम्स, तो ऑलमोस्ट न जाने कितने लोग वो तो उठा के कहते हैं सर मैं तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, इन्हीं ने तो प्रॉब्लम किया था, यहीं से तो मेरा पूरा का पूरा मैकेनिक्स का जो इंटरेस्ट था वो खत्म हुआ था. सर ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की वजह से वो स्यूडो फोर्स आता था और सर पक गया था मैं, इसी ने मेरी पूरी की पूरी फिजिक्स बर्बाद कर दी. और सर ये अभी कहाँ से आ गया? ये इनर्शियल फ्रेम्स तो कहाँ से? मोशन जब शुरू होता है, रिलेटिव मोशन, तब हम बात करते हैं. यहाँ कैसे आ गया? तो डियर स्टूडेंट, ये एनटी अभ्यास ऐप का क्वेश्चन है आपके, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें नीट में पूछी जाती हैं. पहले फिर से क्वेश्चन को देखिए, और मुझे पता है मैं आपको समझा दूंगा, बट मैं आपको एक बेंचमार्क पे लेके आना चाहता हूँ कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए. क्रेडी जी की स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से हम बहुत लॉजिकल क्रैश कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, कन्वेंशंस को, ट्रेडिशंस को तोड़ते हुए, कि आप जो है ना एक बॉक्स से बाहर आके सोचना शुरू करें यार. अब बच्चा मुझे कहता है ठीक है सर, यार कहीं ना कहीं कोई फ्रेम होता होगा. इनर्शियल फ्रेम का मतलब है सिंपल फंडामेंटल विच इज फॉलोइंग द न्यूटन्स लॉ. यदि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है तो उसे नॉन इनर्शियल कह देंगे, ठीक है ना. बट पहले आप क्वेश्चन को तो समझिए. तो मैंने कहा कि ऐसा क्वांटिटी चूज कीजिए, choose the quantity which remains same when measured from different inertial frames. and options है आपके पास में. पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी. क्वालिटी क्वेश्चन है यार. देखो क्रेडी जी पे जब भी पढ़ोगे ना तुम्हें क्वालिटी मिलेगी राइट फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. मीन बेसिक कंसेप्ट से लेके हाईएस्ट ऑर्डर तक की सब चीज़ें मिलेंगी. अब वन ऑफ द स्टूडेंट जो है वो कहता है सर मैंने बहुत क्रिटिकली थिंक किया और मैं इस समय आपसे कहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, द काइनेटिक एनर्जी. और मैंने उसे कहा कि यार हाउ डू यू थिंक दैट, तुमने सोचा कैसे? तो वो एक खतरनाक जवाब देता है, सर 11-12 तो मैंने पढ़ ही लिया, अब मैं ये सोच रहा था दैट फोर्स इज अ क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मैंने उसे कहा यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो. वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो सर 3 तो हो गई वेक्टर, लेकिन मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है. काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है. तो मुझे लगा दीज 3 आर सिमिलर, और ये जो चौथी क्वांटिटी है इनसे बिल्कुल अलग है, तो यही आंसर होना चाहिए. और मैं उसे कहता हूँ कि यार
आपने क्या थॉट प्रोसेस रखा उसका तो मैं नहीं कह सकता, बट योर आंसर इज 100% करेक्ट। तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको गैस करना शुरू कर देना चाहिए, चाटा पड़ जाएगा यदि आपने गैस करना शुरू किया तो, सीधा सीधा कह रहा हूँ। बट यार आपने सोचना तो शुरू किया ना। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ मैं क्वांटिटीज को क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, दीज आर वेक्टर्स, दीज आर स्केलर्स। मैं बता देता हूँ, बहुत जल्दी आप सब लोग सीख जाएंगे। इधर देखिएगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स से पहले आप फ्रेम को सीख लीजिए यार, 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हें सिखाने में। तो फ्रेम होता कुछ भी नहीं है। फ्रेम क्या है, ट्राई एक्सिस है आपके पास, मेजरमेंट का ट्राई एक्सिस है। लीजिए मैं यहां समझाता हूं आपको, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एग्रीड? मीन्स ये मेरा ओरिजिन है और इसी के अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे मेजरमेंट करूंगा। ये तो आपको बेसिक्स पता है सब लोगों को। ये फ्रेम जो है मेरा, ये ट्राई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता हूं। और ये कैसा हो सकता है, मे बी इनर्शियल और मे बी नॉन इनर्शियल। एग्रीड? इस समय फ्रेम कौन सा है आपके पास में, इनर्शियल है, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम्स का मीनिंग है कि इस फ्रेम में किसी भी हाल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। तो एक बच्चे ने मुझे कहा सर इतनी नॉलेज तो मुझे है कि कोई फ्रेम स्टेशनरी है तो वो इनर्शियल है, तो उठा के इसको स्टेशनरी कर दिया। मैंने उठा के स्टेशनरी कर दिया, ये लीजिए, सो आई मेक इट एज स्टेशनरी। एग्रीड? समझ रहे हैं आप मेरी बात को अच्छी तरीके से? अब जब ये फ्रेम स्टेशनरी हो गया आपके लिए और इनर्शियल हो गया, अब चलिए क्या क्या मेजर करना चाहते हैं। तो आप मेजर करना चाहते हैं फोर्स को, आप मेजर करना चाहते हैं वेलोसिटी को, आप मेजर करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, आप मेजर करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन ये क्या कह रहा है, विच क्वांटिटी मेजर सेम इन इफ मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। तो ये फ्रेम नंबर कौन सा हो गया, 1। और एक और फ्रेम बनाता हूं आपके सामने, यहां देखिएगा, ये फ्रेम नंबर हो गया आपका 2। बहुत दूर दूर बना दी मैंने। और बहुत सिंपल, चलिए कि सर इसे भी स्टेशनरी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि हमें लेना क्या है, इनर्शियल लेना है ना। तो आपको ये तो पता लग गया एक बेसिक नॉलेज से कि स्टेशनरी फ्रेम है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, है ना। समझ गए आप मेरी बात को? यू गॉट माई पॉइंट। अब यदि मैं आपसे ये कहूँ उठा के कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं वो लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं और वो हमेशा नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं। यहां आपके पास में वेलोसिटी कितनी, 0। यहां आपके पास में वेलोसिटी कितनी, 0, स्टेशनरी। और मैं खुद कह रहा हूं कि इनका एक्सेलरेशन भी कितना है, इनका एक्सेलरेशन भी आपका 0 ही है, कुछ और नहीं है। इज दैट क्लियर? मीन अब आप इन फ्रेम्स को यूज करेंगे तो ये लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे। तो फ्रेम्स कौन से हो गए, इनर्शियल। इज दैट क्लियर? बोलिए। ठीक है, अब बताइए मुझे जल्दी से कि सपोज मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां एक पॉइंट लेता हूं P और इसे मेजर करता हूं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करता हूं, क्या तो पोजीशन सिमिलर आएगी? और यार इसके अकॉर्डिंग मेजर करोगे तो इट इज टू मच अवे, और इसके अकॉर्डिंग मेजर करोगे तो इट इज वेरी नियर। मीन्स पोजीशन बदलना शुरू हो गई। और यदि आपकी पोजीशन का रेफरेंस बदला तो आप मुझे गारंटी से कह सकते हैं सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस तो बदलेंगे ही बदलेंगे, ठीक है। और इन दोनों के रेफरेंस बदल गए तो आपका फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेलोसिटी यदि आपकी अलग आई तो मोमेंटम भी अलग आएगा, और मोमेंटम यदि अलग आया आपके पास में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटीज है, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज लीजिए, अभी मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाता हूँ। और ये थोड़ा सा जो मेथड है ना, इसको हम एक वर्ड यूज करें, देशी कहते हैं। पहले ये देखिए कि आप और मैं एक बस में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, एंड दैट बस इज मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर। ये कोटा से जयपुर जा रही है। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? कहीं और चले हैं, चलिए अजमेर चलते हैं। तो बस में आप और मैं बैठे हैं और ये बस कोटा से कहाँ जा रही है, ये बस कोटा से अजमेर जा रही है। अब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मेरा बस खुद है
और ये जो बस चल रही है ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। इज दैट क्लियर? और एक पर्सन है जो कहाँ है, कोटा में बैठा हुआ है एक जगह पे। अब यदि मैं ये कहूं कि जो बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कौन सा, इनर्शियल, तो मैं आपको क्या कहूंगा, यार आप पहले भी मेरे नजदीक बैठे हुए थे, अभी भी मेरे नजदीक बैठे हुए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मेरे रिस्पेक्ट में कितना है, 0 है या नहीं है? 0 ही हुआ ना। अरे यार आप पहले भी बगल में बैठे थे, अभी भी बगल में बैठे हैं, और हम कहां से मेजर कर रहे हैं, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ व्हीकल है, बस है। लेकिन आप पूछिए किससे, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कोटा में रखा हुआ है, तो वो कहेगा सर पहले ये दोनों कहाँ थे, कोटा में, और अब ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच चुके हैं, अजमेर में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा फ्रॉम कोटा टू अजमेर, जबकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा कितना, 0। तो जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो आपका क्या बदल गया, वेलोसिटी बदल गई, आपके पास में डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन बदल गई, है ना, वैल्यू बदल गई ना डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर हो गया आपको अच्छी तरीके से? तो जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं मोस्टली ये क्या हो जाती हैं, आपके पास में बदल जाती हैं विद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से। लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है विच आर गोइंग टू बी एज स्केलर वन, कौन सी, स्केलर, जिनमें डायरेक्शनल सेंस नहीं है, वो क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से चेंज नहीं होती हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, योर आंसर शुड बी द काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताइए कि जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ने जा रहे थे तो हम यदि इसको हल्के में ले रहे थे तो गलत कर रहे थे ना। और यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको कह सकता हूँ वो चैप्टर है यार जो आपको पूरा रिवीजन करा देता है, पूरा राइट फ्रॉम बिगनिंग अप टू द एंड। और मैंने पहला क्वेश्चन जानबूझ के आपके सामने ये लिया था कि आप एक सीरियस नोट पे आ जाएं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते ही आपकी वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस आएगा ही सही। क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज दैट क्लियर? लेकिन आपकी स्केलर क्वांटिटी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इज दैट क्लियर, नहीं बदलेगी ये, क्योंकि इसमें सेंस ही नहीं है डायरेक्शन का किसी भी। 10 जूल है तो 10 जूल ही रहेगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास। चलिए अभी चूंकि मुझे थोड़े बहुत आपको झटके देने हैं तो एक और क्वेश्चन पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन, मीन 4 क्वांटिटीज हैं, उनमें से आपको वो क्वांटिटी मालूम करनी है जो थोड़ी अलग तरीके की है। 4 में से 3 तो एक जैसी हैं, आउट ऑफ 4 3 विल बी ऑफ सिमिलर टाइप। 4 में से 3 तो एक जैसी हैं, लेकिन चौथी क्या है, अलग है। अब मैं यदि नेम पढ़ता हूं तो अब याद करते हुए चलिए, अपनी चीजों को अपने स्मृति पटल पे, मेमोरी पर लाइए, मजा आएगा आपको। द फर्स्ट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक, यस, इट इज अ मैग्नेटिक क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। नहीं, म्यू जीरो नहीं है, म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम है बेटा। म्यू जीरो होते ही तो क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया यार। म्यू जीरो फॉर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी फॉर एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। लेकिन इसने तो मुझे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोला है ना, तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आयरन की भी हो सकती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कॉपर पे भी आ सकती है। इज दैट क्लियर? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आपके पास में किसी लिक्विड की भी हो सकती है। इट इज अ जनरलाइज्ड क्वांटिटी। आगे ही आपको मेरी बात समझ में, बट है कौन सी, इट इज शोइंग द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड वर्ड क्या है, एब्सोल्यूट, एंड आई एम राइटिंग द सिंबल एज म्यू। ठीक है, आपने पढ़ा है। यदि मुझे कहेंगे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर तो मैं म्यू जीरो कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अरे सर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए। अरे भाई, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन सारे फील्ड्स 3 घंटे में नहीं आएंगे, मुश्किल से 1 घंटे में आएंगे। फिजिक्स के पेपर के लिए 1 ही तो घंटा दोगे, उसमें तो सब आ जाएगा ना। तो हाँ, जल्दी करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सिंबल इज एप्सिलॉन। Absolute permittivity of kerosene, absolute permittivity of water, absolute permittivity of air, free space और vacuum। समझ गए? ठीक है, तो 2 क्वांटिटीज हो गई, वन इज मैग्नेटिक, वन इज इलेक्ट्रिक। अब ये कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक और क्वांटिटी है दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। थोड़ा
थोड़ा अब ओपन करना शुरू कीजिए। हाँ, ये जो चेहरे पे आपको लगा यार ये क्या है, हमने तो डेंसिटी पढ़ा था। अरे यार डेंसिटी दो तरह की होती है भाई, ये जितनी भी चीज़ें ये भी दो तरह की होती है। अभी मैं समझाता हूँ आपको, एक एक चीज़ समझाता। ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है और एब्सोल्यूट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? लेकिन एक और चीज़ होती है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। इसको मैं RD भी लिख रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी, और इसका एक और नाम इक्वेशन आता है इस पे हमेशा। इट इज ऑल्सो बी नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज ऑल्सो बी नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये होता है आपके पास में, इसका फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन हम किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को जब वाटर के रेस्पेक्ट में मेजर करने लग जाते हैं ना, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को जब वाटर के रेस्पेक्ट में मेजर करने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाती है आपके पास में, वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जो है वो ऐसा वर्ड है जो कम यूज करते हैं, जबकि इसकी जगह पर स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। आप सब लोगों ने ये महसूस किया होगा, आजकल सब लोग कार चलाते हैं, कार चलाते हुए लोगों को देखते हैं। कार में हम बैटरी का उपयोग करते हैं, बैटरी कभी कभी ख़राब भी होती है, और बारिश के दिनों में तो अब बहुत ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। अब जब आप जैसे ही अपनी कार की बैटरी को चेक करवाने के लिए जाते हैं तो आपका जो मैकेनिक है वहाँ पर वो बोनट खोलता है, ठीक है, एक मेज़रमेंट के लिए कोई इक्विपमेंट लेके आता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक बल्ब टाइप होता है और बीच में ग्लास ट्यूब होती है। वो क्या करता है, आपकी बैटरी के एक ओपनिंग को ओपन करता है, उसको उसमें पुटअप करता है और फिर वैक्यूम क्रिएट करता है, और कोई चीज़ बैटरी के अंदर का जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो उस इक्विपमेंट में राइज अप करता है। याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल। और वो बोलता कुछ भी नहीं है, समझाता हमें कुछ भी नहीं है, बट दैट फेलो इज मेजरिंग व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि आपका वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो अब काम का है या नहीं है, उसका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो मेजर क्या करता है, वो मेजर कर रहा होता है SG, व्हाट आई कॉल इट, क्या बोला मैंने, SG, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे आपको, और जैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिक्वायर्ड वैल्यू से कम आती है तो वो कहता है कि भाई आपकी बैटरी ख़राब हो गई है, चेंज कर लीजिए, या ये सेल ख़राब हो गया है, आपकी 4 सेल की या 6 सेल की बैटरी, उसमें से एक सेल चला गया, लाइक दिस, इस तरह की वो एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको रोक लीजिए। पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करना आसान है, कंपैरेटिव टू डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अब इरेगुलर शेप का कोई आपको क्या मिल गया, ये रेगुलर शेप का आपके पास में कोई बॉडी मिल गया, इसका वॉल्यूम मेजर करना आसान थोड़ी है यार। समझ गए आप मेरी बात को? तो क्या करते हैं हम लोग, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसी का नाम रिलेटिव डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, DM मीन्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और DW मीन्स डेंसिटी ऑफ द वाटर। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये तो हो गया आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी। पर अभी मेरे पास है क्या, मेरे पास अभी है एब्सोल्यूट डेंसिटी, और उसके ऊपर एक और चीज है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कई बच्चों के मन में ये आता है, सर हमने तो RI पढ़ा है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है। अरे भाई, दैट्स द डिफरेंस। देयर आर 2 RIs, वन इज नोन टू बी एज, यहां लिख रहा हूं आपके लिए, समझिएगा सब लोग, ARI एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वन मोर RRI, that is known to be as relative refractive index। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर हो गया सबको? हाँ शाबाश। अब पता ये करना है, मैंने चारों क्वांटिटीज डील कर ली, मुझे ये मालूम करना है डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए किससे, रो से, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट विल बी विद म्यू। अब एग्जामिनर की शार्पनेस समझिएगा आप, पता ही नहीं लगता कौन सा म्यू क्या कर रहा है यार। आपका म्यू जो है ना ऊपर भी है। मैंने कई बार बच्चों को क्वेश्चन दिया है जिसमें मैं उठा के लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 2 बार और बाद में भूल जाते हैं कि कौन सा A कांस्टेंट था और कौन सा A एक्सेलरेशन था। तो जागरूक रहना पड़ेगा, इसलिए यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट मत करना, रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं क्वालिटी क्वेश्चन, कितनी गलतियाँ आप कर सकते हो। तो मैंने उठा के कहा कि मैं इससे रिप्रेजेंट किसे करूँगा,
इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए ARI से। क्या मीनिंग हुआ ARI का? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको सबको? अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑड क्वांटिटी है, विच क्वांटिटी इज द ऑड क्वांटिटी। तो समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप मुझे कहेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट होता है, इसके पास यूनिट है, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे चल के, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप परमिएबिलिटी की यूनिट पढ़ते हुए आए हैं, इसके पास भी यूनिट है। आप परमिएबिलिटी की और परमिटिविटी की दोनों की यूनिट पढ़ रहे हैं, इसके पास भी यूनिट है। तो आपको ये तो पता लग गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और डेंसिटी आर हैविंग द यूनिट्स। अब मैं आपको क्या समझा देता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे समझा देता हूं। तो फिर से ध्यान यहां आ जाए सबका, ARI एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको मैंने यहां लिखा ARI। एग्रीड? समझ आ गया? और नीचे लिख दिया दैट इज W। तो इसका मीनिंग समझिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यदि मैं यहां उठा के लिख दूं दैट इट इज गोइंग आउट टू बी एस G, तो आप क्या जवाब दोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इज दैट क्लियर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, वट एवर इट बी। इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, इज इक्वल्स टू, पहले बोलिए मेरे साथ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या चीज है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, एक और बार कर लेते हैं। मैं ग्लास को हटा के यहां क्या कर देता हूं, वाटर कर देता हूं। आई आपको मेरी बात समझ में? तो अब क्या चीज है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एयर तो कुछ वो को वही रहा, यहां क्या कर दोगे आप? वाटर कर दोगे। बट अब आप, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज आप यदि इसका यूनिट निकालने जाओगे तो स्पीड का यूनिट ऊपर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मीटर पर सेकंड, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट कहां पे? वाटर में, वो भी किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी? 1। 1 मीन्स यूनिटलेस, 1 मीन्स यूनिटलेस। आ गई मेरी बात समझ में? तो आपको सोच के ताज्जुब होगा कि ये जो ARI है ये यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है। अभी इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, पर अब पहले क्वेश्चन पे आइए। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी यूनिट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी यूनिट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट नहीं है, और एब्सोल्यूट डेंसिटी यूनिट है। तो इनमें से अलग कौन हुआ? 4 में से 3 की तो यूनिट है, 1 की यूनिट नहीं है, तो भैया वो अलग हो गया, और यही आपका आंसर आ जाएगा। दैट आइडेंटिफाई द ऑड वन एंड द आंसर इज। अब पहले मुझे बताओ, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो रे ऑप्टिक्स था, आप परमिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड था, परमिटिविटी पढ़ रहे थे तो याद दिला रहा था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यार चैप्टर तो क्या चल रहा था आपके पास में? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। लेकिन आपका स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? सर जागरूक हूँ, एप्सिलॉन, म्यू, याद आ रहा है सर? याद आ रहा है? बैठे ना हम आपके लिए, याद आ रहा है सर? डायनेमिज्म फील हो रहा है सर? एनर्जी मिल रही है सर? और दोनों क्वेश्चंस ने ये कर दिया कि यदि हमने मेहनत नहीं की तो सफलता पर संदेह तो है ही सही। बट मेहनत क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। ये मत समझिए, मैं समझता हूँ इस पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं कोचिंग इंडस्ट्री कहता हूँ मैं आजकल इसको, बल्कि अब तो आप कोचिंग बिजनेस भी कह सकते हैं, अफसोस के साथ कह रहा हूँ, पर क्रेडिजी ये काम नहीं करता है। वी आर नॉट डूइंग इट फॉर अस, इट्स सिंपली ए टीचिंग स्टैंडर्ड के साथ में। अरे भाई आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते यार। एग्जाम में क्या आ रहा है
उसका स्टैंडर्ड तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ा के निकल गए, बच्चा ज़बरदस्ती में आपसे, ठीक है समझता तो है वो, लेकिन वो उस समय नहीं समझ पा रहा है जिस समय समझना चाहिए। तो ये एक, मैं 3 चीज़ें कहता हूँ हमेशा से जो हमारी क्रेडी जी की फिलॉसफी है। फर्स्ट वन इज ट्रथ, ये पहला टी है, ट्रथ। सेकंड वन इज ट्रस्ट एंड थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंसी। तो हम हमारे ट्रथ को मेंटेन करते हैं, हमारे ट्रस्ट को मेंटेन करते हैं ट्रथ के थ्रू, और ट्रांसपेरेंट रहते हैं। अरे यार कबूतर बन के आंखें बंद कर लोगे, कर लीजिए आप, तो आपको बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। कबूतर बन के आंखें बंद कर ली ना आपने, बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, खुश हो गए आप, बिल्ली नहीं है, इतनी देर में पंजा मार के जान निकाल लेगी आपकी वो। सो वी कैन नॉट डू दैट। हाँ बिल्ली है, खतरा है, लड़ना पड़ेगा उससे, आपको बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। तो ये नहीं कर सकते सर यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू कीजिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन में ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम में 3 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। लिख लिया उनको, नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। ये सामान्य चीज़ें हैं, आप 11th क्लास के स्कूल सिस्टम में इनको पढ़ के आए। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? बट अभी सोचिए, आपने कभी किसी से पूछा नहीं होगा कि सर वाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नोन टू बी सप्लीमेंट्री। आगे तो आइए ना, फ्रंट फुट पे खेलिए तो सही। अरे फंडामेंटल का तो पता है दैट दे आर मेड बाय देयर ओन, ये किसी और चीज से मिलके नहीं बनती हैं, है ना, तो खुद ही है, फंडामेंटल है। डेराइव्ड किससे मिलके बनी होती है? डेराइव्ड मिलके बनी होती है किससे? फंडामेंटल से। सपोज मैं आपको उठा के कहता हूं आइसक्रीम, तो आइसक्रीम किससे बना हुआ है? मिल्क से बना हुआ है ना, तो मिल्क तो हो गया फंडामेंटल, और आइसक्रीम क्या हो गया आपका? डेराइव्ड। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? ये मेरी टी शर्ट है, ये यहां पे पैंट है, ये डेराइव्ड है, इनका फंडामेंटल कौन है? क्लॉथ। आ गया, तो क्लॉथ क्या हो गया? फंडामेंटल, और उससे आप टी शर्ट बनाओ, पजामा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो क्या हो गया आपके पास में? डेराइव्ड। तो ये तो क्लियर है, बट सप्लीमेंट्री क्यों? और सप्लीमेंट्री में भी सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज क्यों? ओनली 2। फर्स्ट वन इज, पहली का नाम बोलिए। अच्छा बहुत सारा सा, अरे भाई फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल, 2 ही क्वांटिटीज हैं। तो यार कहीं से ऐसा तो हमारे को मजबूर होना पड़ा होगा ना कि दीज आर सप्लीमेंट्री, दीज आर स्पेशल टाइप्स, बट ओनली 2, सिर्फ 2 ही हैं। वहाँ कॉज देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉज आपको क्या देता है? वो कॉज आपको क्वेश्चन देता है। समझ आ गया? तो ये जो क्रैश कोर्स है नीट 2020 का डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म है। मैंने पूरे एनटीए अभ्यास को, ये दोनों क्वेश्चन एनटीए अभ्यास के हैं आपके दोनों, और दोनों शानदार हैं, बहुत ही बढ़िया हैं दोनों के दोनों आपको सिर्फ ये बताते हैं कि पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल है ना ये क्वेश्चन मुश्किल है, अपने आप दिखता है, सब चीज़ें बताते हैं। तो हमने ये आने वाले 40 दिन में हमारा जो हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, बहुत जिसे कहते हैं कि क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत एनर्जी लगा के हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसे कहते हैं ना पूरे समर्पण के साथ में। क्यों? क्योंकि आपका और हमारा भविष्य, दोनों का भविष्य जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। तो सबके सब लोग अब तैयार हो जाइए, और मैं अब जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी उड़ान के लिए, लेकिन कदम हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए। ज़मीन पर कदम होने का मतलब है कि आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने, और सिखा रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री को सप्लीमेंट्री क्यों कहा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन तब तक आप इंतजार कीजिए, और मैं तैयारी करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।